माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा ये लंग्स का एक डेंजरस डिजीज है। ये अभी इसमें अल्वियोलाई परमानेंट डायलेट कर जाता है। अभी कैसे हो जाता है, इस पूरी कहानी हम लोग अब वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहला, जैसा हम लोग स्ट्रक्चर में देखे हुए हैं, ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया के बाद यहाँ से इस जो ब्रांचेज हैं ब्रोंकस का, और इसमें प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकस, है ना। इस तरह से कर करके इसके कई ब्रांचेज होते हैं। लास्ट में ब्रोंकस के बाद यहाँ पे अल्वियोलाई होता है, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई तो अब होता क्या है कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो उस समय यह अल्वियोलाई में एक्सपेंशन होता है, और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो अल्वियोलाई फिर कंट्रैक्ट होता है। यानी ये जो अल्वियोलाई है, इसका अलग से स्ट्रक्चर बना रहे हैं समझने के लिए। ये अल्वियोलाई है, तो अल्वियोलाई का ये जो बाहरी स्ट्रक्चर जिसको हम सिंगल लेयर से बना होता है अल्वियोलाई, ये अल्वियोलाई है ये। और यही अल्वियोलाई से यहाँ ब्लड वेसल्स है, और यहीं से क्या होता है ना कि जिस समय हम इंस्पायरेशन करते हैं उस समय यह अल्वियोलाई एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड जब होता है तो उस समय यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे चले आते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है ये ब्लड में चला जाता है। यानी जिस समय हम इंस्पायरेशन करते हैं उस समय अल्वियोलाई में एक्सपेंशन होता है, और यह एक्सपेंशन जब होता है उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अल्वियोलाई में आ जाता है, और अल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। तो ये जो, या फिर जब एक्सपायरेशन करते हैं तो फिर यह एक्सपेंशन या फिर कंट्रैक्ट हो जाता है। यानी अल्वियोलाई जो होता है नॉर्मल में एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होते रहता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर इलास्टिक मेम्ब्रेन होते हैं, इलास्टिक लेमिना, इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है जिसमें इलास्टिसिटी होता है। अब इसी इलास्टिसिटी के कारण क्या होता है कि अल्वियोलाई में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होते रहता है। चलिए, ये तो हो गया मेरा नॉर्मल बातें। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अल्वियोलाई एक्सपैंड, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन अल्वियोलाई कंट्रैक्ट। तो एक्सपेंशन हुआ तो ये इलास्टिक लेमिना के कारण ही होता है ये। तो यह जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो हो रहा है अल्वियोलाई में, यह इलास्टिक लेमिना के कारण होता है। और इलास्टिक जो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो मेंटेन होता है यहाँ पे अल्वियोलाई का, इस अल्वियोलाई में दो तरह के सेल होते हैं, न्यूमोसाइट फर्स्ट, न्यूमोसाइट सेकेंड। तो न्यूमोसाइट फर्स्ट जो होता है जिससे कि गैस एक्सचेंज होता है, और न्यूमोसाइट सेकेंड से क्या होता है कि केमिकल बनता है, उसका नाम है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट। अब इस सर्फेक्टेंट केमिकल जो होता है ना, यह केमिकल का काम क्या होता है कि अल्वियोलाई को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है। ये यानी एक्सपेंशन कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन ये कराता है। तो अल्वियोलाई को एक्सपेंशन कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर्फेक्टेंट केमिकल। अब दूसरी बात क्या होता है कि इस एक्सपेंशन करने के लिए जो इलास्टिक टिश्यू होता है, इसमें एक्सेस फाइब्रिन को डिपोजिशन को रोकने के लिए यहाँ पर एक केमिकल बनता है, उसका नाम है प्रोटीएज, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिसका फॉर्मेशन लीवर से होता है। अब यह अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है कि जो टिश्यू होता है इस टिश्यू को मेंटेन रखता है, टिश्यू में एक्सेस फाइब्रिन का डिपोजिशन होने नहीं देता है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है कि इलास्टिक टिश्यू को क्या करता है, वो मेंटेन करता है, और सर्फेक्टेंट क्या करता है, इसमें इलास्टिसिटी को बनाता है। ये दोनों मिलकर क्या करता है ना, अल्वियोलाई का एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होता है। दो बार समझ में आ गया। एक बात कर रहे हैं कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है कि इलास्टिक टिश्यू को मेंटेन करता है, और सर्फेक्टेंट क्या करता है, इसमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ये दोनों मिल करके तो क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बोलते हैं। 1 एंटीट्रिप्सिन, एंटीट्रिप्सिन या प्रोटीएज, प्रोटीएज। तो इसका काम वही हुआ ना, इसका काम होता है कि उसको इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। और चलिए, ये तो हो गया नॉर्मल बातें। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपायरेशन के समय ये फिर कंट्रैक्ट होता है। इसी कारण से गैस एक्सचेंज होता है। अब होता क्या है कि किसी कारणवश जब सर्फेक्टेंट और अल्फा एंटीट्रिप्सिन जब डिक्रीज कर जाता है, या तो दोनों डिक्रीज कर गया या कोई एक डिक्रीज कर गया, इसके कारण
अल्वेलाई का इलास्टिसिटी लॉस कर जाता है। और इसके कारण क्या होता है, जब बॉडी डिमांड करता है गैस का, ऑक्सीजन का, धीरे धीरे अल्वेलाई जो होता है अब नॉर्मल डायलेट कर जाता है। और अब नॉर्मल डायलेट कर जाने को हम लोग बोलते हैं एम्फाइसीमा। यहाँ से क्या होता है, गैस एक्सचेंज भी बंद हो जाता है और अल्वेलाई का अब नॉर्मल डायलेटेशन हो जाता है, अब नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं एम्फाइसीमा बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि आखिर ये सर्फेक्टेंट और अल्फा एंटीट्रिप्सिन प्रोटीएज की कमी क्यों हो जाती है। तो इसकी कमी होने का रीजन होता है, इसको इनएक्टिव कौन कौन कर देता है। सबसे पहला सर्फेक्टेंट की बात होती है। सर्फेक्टेंट को डैमेज कौन करता है, सर्फेक्टेंट को डैमेज करता है सिगरेट स्मोकिंग के कारण। स्मोकिंग में निकोटिनेट होता है, निकोटिनिक एसिड जब बर्न होता है तो निकोटिनेट बनता है और निकोटिनेट से सर्फेक्टेंट इसके लॉस कर जाते हैं और उसी निकोटिनेट के कारण क्या होता है, इसकी इलास्टिसिटी खराब हो जाती है और यह अल्वेलाई धीरे धीरे अबनॉर्मल डायलेट कर जाता है। तो एक होता है आपको सिगरेट स्मोकिंग, ये सबसे बड़ा कारण होता है। इसके साथ साथ और भी जितने भी और भी ये स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का कारण होता है, साधन होता है, वो सारे स्मोकिंग की वजह से हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट अगला होता है पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड एयर में बहुत सारे फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल के कारण भी क्या होता है कि यह सर्फेक्टेंट इसके डैमेज होते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर में कुछ कॉज जेनेटिक आता है, जिसके कारण क्या होता है, जीन के कारण होता है सर्फेक्टेंट इसके क्या होते हैं, वह लॉस कर जाते हैं, या जेनेटिक में अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो होता है ना, वह नहीं बन पाता है। यानी जेनेटिक में ऐसा होता है कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो होती है उसकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं फिर माल न्यूट्रिशनल डिजॉर्डर्स। माल न्यूट्रिशन के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो इंजाइम्स होता है अल्फा एंटीट्रिप्सिन यह नहीं बन नहीं पाता है। अगला होता है लीवर डिजॉर्डर्स। लीवर डिजॉर्डर के कारण क्या होता है कि क्योंकि लीवर से ही बनता है अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ये नहीं रहने, ये नहीं, जब लीवर में डिजॉर्डर होगी तो उस केस में ये आपको बन नहीं पाएगा इसमें, और इसके कारण भी क्या होगा कि अल्वेलाई का इलास्टिसिटी लॉस करता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉज, जैसे रिपीटेड कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है पहले से, कोई वायरस इन्फेक्शन हुआ है, सपोज क्रोनिक अगर लंग्स इन्फेक्शन है, तो अगर बाय द वे ऐसा कंडीशन होने से भी क्या होता है कि सर्फेक्टेंट धीरे धीरे कमने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। जैसे बार बार उसको अल्वेलाई में इन्फ्लामेशन हो रहा है, बार बार न्यूमोनाइटिस डेवलप करता है, या बार बार वायरस के इन्फेक्शन होंगे, तो उस केस में सर्फेक्टेंट की कमी हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण पॉल्यूटेड एयर होता है या फिर सिगरेट स्मोकिंग होता है, सबसे बड़ा कारण होता है ना। ये दो तीन कॉज बहुत बड़ा कॉज होता है एम्फाइसीमा होने का। अब बात कर दिए तो हम लोग कॉज देख लिए, अब बात हम लोग करते हैं इसके कि इसका टाइप भी कुछ होता है। तो इसका जो टाइप होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार इसका टाइप अलग अलग होते हैं। अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, 5 वेराइटीज के इसके मिलेंगे एम्फाइसीमा। एक होता है सेंट्री एसाइनर बोलते हैं, सेंट्री एसाइनर का मतलब होता है, सेंट्री एसाइनर बोलते हैं, सेंट्रीपेनकाइमल बोल सकते हैं, या हम लोग प्रॉक्सिमल एम्फाइसीमा बोलते हैं। प्रॉक्सिमल में क्या होता है कि अल्वेलाई का ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर का जो पार्ट होता है ना, ये वाला डायलेट कर जाता है। तो जब इधर वाला पार्ट प्रॉक्सिमल पार्ट जब डायलेट करता है तो इसको बोलते हैं लोग सेंट्री एसिनर बोलते हैं। इसमें ऐसे हो जाता है, ये डायलेट कर जाता है, ये अल्वेलाई है, ऐसे अल्वेलाई है और ये डायलेट कर जाता है, तो ये डायलेट करने को क्या बोलते हैं, सेंट्री एसिनर बोलते हैं, प्रॉक्सिमल हम लोग डायलेटेशन बोलते हैं। नंबर 2 देखो दूसरा क्या होता है, सेंट्री डिस्टल बोलते हैं। अब डिस्टल में क्या होता है कि उसमें ये वाला पार्ट होता है, यहाँ वाला डायलेट करता है, ये वाला पार्ट डिस्टल पार्ट डायलेट करता है, इसमें ये पार्ट डायलेट करता है। तीसरा होता है पैन एसिनर बोलते हैं। पैन एसिनर का मतलब होता है कि जो अल्वेलाई का जो ना ये वाला पार्ट जो कहता है पूरा, ये अल्वेलाई के पार्ट इसमें डायलेट कर जाते हैं, इसको बोलते हैं पैन एसिनर बोलते हैं। तीसरा मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड में क्या होता है कि प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल दोनों के दोनों डायलेट कर जाते हैं। और एक होता है इरेगुलर, उसमें क्या होता है कि उसमें कभी यहाँ डायलेट करेंगे, कभी यहाँ डायलेट करेगा, कभी यहाँ डायलेट करेगा, यानी इस तरह से क्या होता है डायलेटेशन मिलते हैं, इसको बोलते हैं इरेगुलर हम लोग एम्फाइसीमा। तो ये तो खैर अलग अलग साइट के अनुसार से और शेप के अनुसार से इसका अलग अलग कंडीशन बनाया गया। अब जो बात करते हैं इससे सिम्टम के बारे में कि एम्फाइसीमा किसी को हुआ है तो इसमें क्या सिम्टम मिलेगा। एम्फाइसीमा वालों में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि गैस का एक्सचेंज तो हो नहीं पाएगा। अब गैस एक्सचेंज हो नहीं पाएगा, पेशेंट जब रेस्पिरेशन लेगा तुरंत उसको क्या होगा, दम फूलने लगता है उसको। पहला क्या होगा, शॉर्ट ब्रीदिंग, थोड़ा सा ही इंस्पिरेशन और ले सकता है,
थोड़ा सा ही छोड़ सकता है। इस पेशेंट का क्या होता है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाता है। दूसरा क्या होता है, डिजनिया, सांस लेने में इसको दिक्कत भी होने लगता है। और प्लस पेशेंट को बार बार हाइपोक्सिया होता है बॉडी में। हाइपोक्सिया होगा तुरंत क्या होता है कि पेशेंट बेचैन हो जाता है। हाइपोक्सिया होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने से बॉडी में एनर्जी लेवल घट जाता है। पेशेंट को वीकनेस होते रहता है, हर समय फैटिग होते रहता है पेशेंट में। इसके बाद रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद चेस्ट पेन होने लगता है पेशेंट को। ये कंडीशन ज़्यादा डेवलप होता है और ये सबसे ज़्यादा तो इसमें कि ऑक्सीजन बॉडी में डिक्रीज करने लगता है। इसके कारण जो होता है हेल्थ डिटोरिएशन होने लगते हैं। अब इसका हम अगर पेशेंट को देखते हैं अगर बाय द वे ना, तो इंटरकोस्टल स्पेस में फुलनेस रहता है। यानी नॉर्मल में जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है, दो रिब्स के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ऐसे हम लोग नेकेड आई से देखेंगे ना इंस्पेक्शन करके, तो दो रिब्स के बीच में क्या होगा ना कि फुलनेस सेंसेशन होती है ना। फुलनेस सेंसेशन, जैसे ये रिब्स है, ये रिब्स है, दोनों के बीच में फुलनेस सेंसेशन आता है उसमें। नंबर 2, अगला हम लोग परकशन करने पे क्या होता है, हाइपर रेजोनेंस मिलता है यहाँ पे। हाइपर रेजोनेंस परकशन में क्या होता है ना कि या तो डलनेस होता है नहीं तो रेजोनेंस होता है। इसमें क्या होगा, ज्यादा रेजोनेंस मिलेगा, हाइपर रेजोनेंस मिलेंगे। बस 2 पहचान इसका है, बाकी तो कुछ है नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा पेशेंट में कि जो इम्फाइसीमा जो होता है, जो अल्विलाई जो डायलेट कर दिया है, ये रप्चर कर सकता है। और रप्चर करेगा तो क्या होगा, फिर हेमोटाइटिस डेवलप करेगा या फिर न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। हीमोथोरेक्स भी हो सकता है। यानी जब जब अल्विलाई रप्चर करेगा तो अल्विलाई रप्चर करने से न्यूमोथोरेक्स मिल सकता है, या फिर हेमोटाइसिस मतलब क्या होता है कि कफिंग के साथ जो है ना ब्लड आ सकता है। और जब जब अल्विलाई रप्चर करेगा तब तब सीवियर ब्लड लॉस करेगा। ज्यादा कफिंग के साथ ब्लड लॉस ज्यादा करेंगे तो ज्यादा कंडीशन जो होता है ना, ये डेवलप होता है इम्फाइसीमा के कॉम्प्लिकेशन में। इसके बाद पेशेंट हाइपोक्सिक होते रहेगा और धीरे धीरे वेट लॉस होते रहेंगे पेशेंट में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए हम लोग सबसे नंबर 1 पे आता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे जब कराएंगे हमें तो एक्सरे प्लेट पे हाइपर ट्रांसलूसेंस मिलेगा। जहां इम्फाइसीमा होगा ना, वहां पे जब चेस्ट एक्सरे देखते हैं, जब चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो एक्सरे प्लेट पे ब्लैकिश अपीयरेंस ज्यादा होता है, वहां पे ज्यादा हाइपर ट्रांसलूसेंस मिलेंगे। बता दिए आपको ना, हाइपर ट्रांसलूसेंस ऐसे जहां पे जब एक्सरे प्लेट देखेंगे वहां पे, तो इस तरह से आपको क्या होगा ना, वहां पे आपको वहां पे हाइपर ट्रांसलूसेंस मिलता है। यहाँ पे देखेंगे इस तरह शैडो आता है ना इसका, तो जहां भी होगा ना वहां पे क्या होगा ना कि ज्यादा ब्लैकिश एरिया मिलेगा वहां पे एक्सरे प्लेट देखने पर। एक तो होगा नंबर 1। दूसरा क्या करते हैं, HRCT, हाई रेजोनेंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये हम लोग HRCT करने पे वहां पे आपको जो अबनॉर्मल डायलेटेड जो अल्विलाई है वो आपको मिलेगा रिपोर्ट में। नंबर 3, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। PFT से करेंगे तो PFT में आप देखेंगे तो टाइडल वॉल्यूम इसके डिक्रीज मिलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी डिक्रीज रहेगा, IRB ये भी डिक्रीज रहेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। अब यही होगा कि रेसिडुअल वॉल्यूम था क्या होगा, बड़ा रहेगा। क्यों रेसिडुअल बड़ा रहेगा उसमें, क्योंकि इम्फाइसीमा बना हुआ है, एरिया इसमें ज्यादा मिलेंगे, तो ये आपको हो सकता है कि रेसिडुअल वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा। रेसिडुअल कैपेसिटी हो सकता है कि बढ़ावा मिलेगा, लेकिन वही है कि इसके जो वाइटल कैपेसिटी है या डिक्रीज कर जाएगा, लंग्स कैपेसिटी डिक्रीज कर जाता है। ये हम लोग जांच करा करके देख सकते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट स्पाइरोमीटर से किया जाता है। स्पाइरोमीटर को माउथ में रख करके और जांच किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट। इसके लिए देखिए सबसे पहला मैनेजमेंट तो क्या है कि जो स्मोकिंग को छोड़ना होगा। बिना स्मोकिंग छोड़े हुए ये बीमारी ठीक नहीं होगा। तो जो भी तरह का स्मोकिंग करते हैं, जिस वेराइटीज का स्मोकिंग करते हैं, किसी भी सारे स्मोकिंग को छोड़ना होगा, चाहे ब्राउन शुगर हो या फिर सिगरेट स्मोकिंग है या बीड़ी है या कुछ भी हो ऐसे। दूसरा होता है कि पॉल्यूटेड एयर से बचना होगा, और प्लस जो भी डस्ट एक्सपोज हो रही है उस एरिया में नहीं रहेंगे। प्रॉपर नेजल मास्क यूज करेंगे वहां पे, पेशेंट को बोलते हैं। और प्लस जो बोला इसका जो लंग्स में कोई डिजीज अगर होता है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लीवर का डिजॉर्डर्स होता है तो लीवर का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये सब करने से पेशेंट जो होता है जल्दी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिर इसमें ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें होम्योपैथिक दवा बहुत तरह के मिलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार, पेशेंट के अनुसार दवाई अलग अलग कर चलाते हैं इसमें। जैसे सबसे पहला इसमें लोग टबैकम यूज करते हैं, इसके बाद चेलिडोनियम भी यूज करते हैं, उसके बाद आर्सेनिक यूज करते हैं,
सल्फर है, इसके बाद स्पाइडोस्पर्मा है, फिर जस्टिसिया है। ये सब हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं और प्लस पेशेंट के सिम्टम के साथ देखते हुए भी हम लोग अलग अलग तरह के दवा चलाते हैं। ये था इम्फाइसिमा। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।